नमस्कार मित्रों, इल्विन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। हम लोग एनसीईआरटी बेस्ड कक्षाओं के साथ उपस्थित होते हैं जो हमारी सामान्य अध्ययन की नींव को मजबूत करने का काम करता है। यह जो हमारी कक्षाएं होती है वह जो सामान्य अध्ययन की पृष्ठभूमि होती है उसको मेनली अपने दिमाग में, अपने मस्तिष्क में एक कॉन्सेप्ट के रूप में डेवलप करने के लिए होती है कि हम जाने अमुक अमुक चीज़ें क्या होती है। तो हम भारतीय राज्य व्यवस्था में पढ़ रहे हैं। हमारा यह 18वां टॉपिक है। आइए आज हम बात करते हैं कि कानून बनाने वाली संस्थाएं कौन होती है, वो कैसे काम करती हैं, इनको हम जानेंगे। उसके बाद ये जैसे ही हमारी कक्षाएं समाप्त होगी, 22 अक्टूबर को पीसीएस का एग्जाम होने वाला है, उसको ध्यानगत रखते हुए हम लोग विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों को विषयवार सॉल्व करेंगे ताकि हमारी जो परीक्षा की तैयारी है उसको एक सही दिशा और दशा प्राप्त हो सके। तो आइए आज की कक्षा में हम बात करते हैं कानून बनाने वाली संस्थाएं हैं, उसमें भारत और उसका शासन ये बात करते हैं। तो हमारे देश के संविधान में लोकतांत्रिक सरकार, लोकतांत्रिक मतलब लोक मतलब लोगों की और तंत्र मतलब लोगों के द्वारा बनाई गई सरकार, अर्थात लोकतंत्रात्मक सरकार, संसदीय प्रणाली की सरकार भी उसे कहते हैं। हमारे यहाँ जो राष्ट्राध्यक्ष है वह निर्वाचित होता है। इसका मतलब यह हुआ लोकतांत्रिक सरकार की व्यवस्था है। और साथ ही संविधान में दोहरी शासन व्यवस्था का भी प्रावधान है। अब दोहरी शासन व्यवस्था से क्या समझते हैं? दोहरी शासन व्यवस्था से यहाँ पर अभिप्राय यह है कि एक पूरे भारत के लिए केंद्र सरकार होती है और राज्यों के लिए राज्य की सरकारें होती है, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए वहां की सरकारें होती है। तो हमारे यहाँ जो शासन की प्रणाली है वो दोहरी शासन व्यवस्था इसी को कहा जाता है। अब दोहरी शासन व्यवस्था का तात्पर्य केंद्र एवं राज्य सरकार से है। केंद्र सरकार को संघ सरकार के नाम से, जिसके अंतर्गत संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उसकी मंत्रिपरिषद, उच्चतम न्यायालय को शामिल किया जाता है। जो राष्ट्रपति, लोकसभा तथा राज्यसभा को मिलकर भारतीय संसद बनती है, उसके दो सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। केंद्र सरकार, जिसे संघ की सरकार कहते हैं, हम जानते हैं कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। भारत जो कि इंडिया है राज्यों का संघ होगा। उसी से बात करते हैं। जो राज्य है वह क्या है? हमारे यहाँ संघ है। तो वही बात कर रहा है कि जो संघ सरकार है वह किससे मिलकर बनती है? तो संघ सरकार संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और उच्चतम न्यायालय को इसमें शामिल किया जाता है। और संसद के 3 अंग होते हैं। कौन कौन? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। और यह तीनों अंग तो होते हैं, लेकिन संसद में मात्र 2 सदन होते हैं, निम्न सदन और उच्च सदन। उच्च सदन जिसे हम राज्यसभा कहते हैं और निम्न सदन जिसे हम लोकसभा कहते हैं। आइए बारी बारी से इन पर हम बात करें। को बनाना है, घबराना नहीं है। संसद भवन में आम जनता के चुने हुए प्रतिनिधि बैठते हैं और हमारे देश के लिए कानून बनाते हैं। अब अभी आपने देखा 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव हुआ था, 543 सीटों के लिए चुनाव हुआ था। किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। एनडीए गठबंधन नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की सरकार बनी है। बीजेपी उसमें लार्जेस्ट पार्टी है। प्रधानमंत्री और उसके साथ साथ 71 मंत्रियों की शपथ हो गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 9 जून को शपथ दिलवाई। तो ये जो लोग होते हैं वो कानून बनाते हैं। कानून बिल की शक्ल में संसद में पेश किया जाता है, तब वह बिल विधेयक का रूप ले लेता है। जब इस विधेयक पर संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिए जाने के बाद बिल पास होकर उनकी स्वीकृति और हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने पर विधेयक कानून बन जाता है। विधेयक कब होता है? विधेयक जब दोनों सदन के द्वारा, लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा किसी नियम को, किसी कानून को, किसी बिल को पास कर दिया जाता है तो विधेयक हो जाता है। और विधेयक कानून का रूप कब ले लेता है? जब राष्ट्रपति उस पर अपनी मुहर लगा देता है। नोट: संसद उन विषयों पर ही कानून बनाती है जो संघ सूची और समवर्ती सूची में आते हैं। अब जो हमारी 7वीं सूची है, 7वीं अनुसूची में लिस्ट सिस्टम की बात की गई है। 3 प्रकार की सूचियां होती है: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची और समवर्ती सूची पर जो अधिकार होता है वह किसका होता है? केंद्र सरकार का होता है।
अब लोकसभा में देखिए जनता का सदन इसको कहते हैं। इसकी चुनाव प्रक्रिया, उम्मीदवार की योग्यता, मतदान प्रणाली, संसद एवं शपथ प्रक्रिया, भारत के प्रमुख राजनीतिक दल, इन पर एक एक विषयों पर बात करते हैं। जनता का सदन, लोकसभा जनता का सदन है क्योंकि इसके जो सदस्य होते हैं उनका चुनाव जनता के द्वारा किया जाता है। अब जनता के द्वारा सामान्य भाषा में लिख दिया गया है, लेकिन जनता के द्वारा नहीं किया जाता है। ऐसे लोग जो तो पहले भारतीय नागरिक हैं, उसके बाद मतदाता सूची में उनका नाम मतदाता के रूप में अंकित है, वही लोग वोट देते हैं और वह निर्वाचित करते हैं। चुनाव के माध्यम से इलेक्टेड लोग होते हैं जो लोकसभा में प्रतिनिधि के रूप में जाते हैं। पूरे भारतवर्ष को 543 लोकसभा क्षेत्रों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र के मतदाता अपने अपने क्षेत्र के लोकसभा प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं, उनको निर्वाचित करते हैं चुनाव मत के माध्यम से। अब लोकसभा चुनाव सामान्यतः 5 वर्ष में होता है। चुनाव के लिए पूरे देश के निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है, जैसा कि लाखों लोगों को मिलाकर एक निर्वाचन क्षेत्र बनता है। आपको बताएं, जो लोकसभा का प्रतिनिधित्व होता है लगभग 10 लाख लोगों पर होता है। यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि 10 लाख की आबादी पर लोकसभा का एक प्रतिनिधि चुना जाता है। बहरहाल अब जो संख्या है यह तो काफी पुरानी है, अब इसमें अपडेशन होना चाहिए। अब यह जो संख्या है वह ज्यादा हो गई है। अब एक प्रतिनिधि चुना जाता है। 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का प्रत्येक नागरिक को मतदान का अधिकार है, अर्थात वयस्क मताधिकार की व्यवस्था है। भारत में उसी व्यक्ति का नाम, भारत के उसी नागरिक का नाम मतदाता सूची में अंकित होगा जिनकी उम्र 18 वर्ष हो जाती है। 18 वर्ष की उम्र पूरा करने के बाद मतदाता सूची में नाम अंकित करवाया जाता है और वह व्यक्ति वोट देता है, अर्थात 18 वर्ष की उम्र के बाद वह व्यक्ति वयस्क हो जाता है और वयस्क व्यक्तियों के द्वारा जो मत दिया जाता है उसी को वयस्क मताधिकार कहा जाता है। अब उम्मीदवार की योग्यता की बात करते हैं। उम्मीदवार वह व्यक्ति है जो चुनाव में खड़ा होता है। कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है और उसकी उम्र 25 वर्ष या उससे ज्यादा की होती है तो लोकसभा चुनाव में खड़ा हो सकता है, लोकसभा का उम्मीदवार बन सकता है। कोई व्यक्ति जो दिवालिया हो या पागल हो लोकसभा के लिए चुनाव नहीं लड़ सकता, न ही सरकारी नौकरी में कार्यरत हो व्यक्ति लोकसभा का चुनाव करते हैं। तो जो भारत में मतदान गुप्त मतों के आधार पर होता है, अर्थात जब कोई मतदाता मत देता है तो कोई नहीं जान सकता है कि उसने किस उम्मीदवार को मत दिया, इसका मतलब गुप्त मतदान। आप मतदान देने गए होंगे तो जब आप मतदान केंद्र के अंदर कई बूथ होते हैं तो बूथ में जाएंगे तो 3 तरफ से घेरा हुआ आपको एक स्थान मिलेगा जहां पर हमें बैलेटिंग यूनिट मिलती है। उस पर हम बटन दबाते हैं और हम अपना मत देते हैं ताकि दूसरा न देख सके। इसके पीछे यह कारण है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आरपी एक्ट जो हमारा बना है, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में यह बात कही गई है कि मतदाताओं के निजता के अधिकार को सुरक्षित रखा जाएगा और उसी निजता के अधिकार को ध्यानगत में रखते हुए ऐसी व्यवस्था की जाती है। वह पत्र जिस उम्मीदवार का नाम तथा उनके चुनाव निशान अंकित होते हैं उसे मतपत्र कहा जाता है। अब तो बैलेटिंग यूनिट होती है लोकसभा और विधानसभा में, ठीक है, लेकिन अभी भी पंचायत स्तर पर बैलेट पेपर की व्यवस्था होती है। इस मतपत्र में अपने पसंदीदा उम्मीदवार के नाम तथा चुनाव चिन्ह के सामने मुहर लगा दिया जाता है। अब तो बैलेटिंग यूनिट होती है, उसमें उम्मीदवार का नाम, आगे बटन होता है, उसको बटन को दबा देंगे। ये वीवीपैट मशीन होगी, उसमें सफेद रंग का एक शीशा लगा होगा जिसको आप वोट देंगे। एक पर्ची 7 सेकंड के लिए उसमें दिखाई देगी कि हमने जिसको मत दिया उसी का मत अंकित हुआ है कि नहीं हुआ है। हमने लोकसभा वाला जो हमारा वीडियो सेशन चला था उसमें ढेर सारी वीडियोस बनाई गई थी। उसमें हम जो ईवीएम मशीन होती है तो उसमें कैसे मतदान किया जाता है उसके बारे में बताया है, आप देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो मतदान केंद्रों का निर्धारण कैसे होता है, अमिट स्याही के बारे के इतिहास में जितनी चीजें, प्रथम लोकसभा चुनाव से लेकर 17वीं लोकसभा तक किसका कार्यकाल कैसा रहा, तीसरी लोकसभा क्यों महत्वपूर्ण है, आदि विषयों पर हमारी कक्षाएं हैं। आपका अगर मन करे तो इल्विन क्लासेस के चैनल को जब आप YouTube पर ओपन करेंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे, लोकसभा वाला सेगमेंट खोलेंगे या ऑल वीडियोस खोलेंगे तो उसमें आप पा सकते हैं। अब संख्या एवं शपथ प्रक्रिया। लोकसभा में सदस्यों की संख्या 543 है।
लोकसभा में सदस्यों की संख्या 543 है। सदस्य 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, लेकिन जो मतदान हुआ है वह 543 सीटों के लिए ही होता है। ये सदस्य मिलकर लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं और सदस्य होते हैं वो लोकसभा अध्यक्ष के सामने शपथ और प्रतिज्ञान करते हैं और यह करते हैं कि संविधान में आस्था और निष्ठा की शपथ लेते हैं। भारत के प्रमुख राजनीतिक दलों की बात कर लेते हैं तो लोकसभा के चुनाव वास्तव में राजनीतिक दलों के द्वारा ही लड़े जाते हैं, लेकिन विभिन्न राजनीतिक दलों के उम्मीदवार चुनाव में खड़े होते हैं। हमारे देश में जो प्रमुख राजनीतिक दल हैं उनकी संख्या अभी वर्तमान में राष्ट्रीय दलों की संख्या 6 है। कांग्रेस हो गया, भारतीय जनता पार्टी हो गया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया हो गया, उसके बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, अकाली दल, समाजवादी पार्टी आदि, आम आदमी पार्टी, ये सब जो पार्टियां हैं वो राष्ट्रीय पार्टी होती है। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कब मिलता है, राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा कब मिलता है, यह हमारी वीडियो सेशन है। आप चाहें तो इल्विन क्लासेस यूट्यूब चैनल जब आप ओपन करेंगे तो उसमें आप इस वीडियोस को भी पाएंगे और अपने समझ को विकसित कर सकेंगे। बारे में हम बात करेंगे। अब हमने जाना कि संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। अब आइए राज्यसभा के बारे में बात करते हैं। तो राज्यसभा की सदस्य संख्या कितनी है, मनोनयन की प्रक्रिया क्या है, कार्यकाल क्या है, सदस्यों की योग्यता और राज्यसभा का कार्य संचालन किसके द्वारा किया जाता है। सदस्य संख्या पर बात करेंगे, मनोनयन होता है, मनोनयन की प्रक्रिया कौन पूरी करता है, सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, सदस्य योग्यता क्या है, उसके बाद राज्यसभा का कार्य संचालन, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। सदस्य संख्या, जो राज्यसभा संसद का दूसरा सदन है जिसको हम उच्च सदन कहते हैं, इसकी सदस्य संख्या 250 सदस्य अधिकतम हो सकते हैं। सदस्य मनोनयन की प्रक्रिया में राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है और शेष सदस्य राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं 238। अब राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 सदस्य किस किस क्षेत्र से आते हैं प्रश्न पूछा जाता है तो 4 क्षेत्र हैं। साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति होते हैं। उसके बाद जो सदस्यों का कार्यकाल होता है वह 6 वर्ष का होता है। प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और प्रत्येक 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे साल सेवानिवृत्त हो जाते हैं। प्रत्येक 2 साल पर 1/3 राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, अर्थात सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा कभी भी भंग न होने वाली सभा है, अर्थात राज्यसभा अस्थायी सदन है, लोकसभा अस्थायी सदन है। लोकसभा सामान्य परिस्थितियों में 5 वर्षों का कार्यकाल पूरा करने के बाद भंग कर दिया जाता है, लेकिन राज्यसभा अस्थायी सदन है और उसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। संसद की योग्यता, कोई भी नागरिक जिसकी उम्र 30 वर्ष या इससे अधिक हो राज्यसभा का सदस्य हो सकता है। राज्यसभा का जो कार्य संचालन होता है, राज्यसभा के कार्य संचालन के लिए सभापति व उपसभापति की व्यवस्था है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। प्रश्न यह पूछा जाता है कि उपराष्ट्रपति का वेतन कितना होता है तो उपराष्ट्रपति का वेतन 0 होता है। वह चूंकि राज्यसभा का सभापति होता है, इसके बदले उसको वेतन दिया जाता है। पुनः सुनिएगा, जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति के एवज में उसको वेतन नहीं मिलता है। वह राज्यसभा का सभापति होता है, इसलिए उसको वेतन मिलता है। यह प्रश्न बार बार पूछा गया है। आगे, संविधान में संसद सदस्यों, लोकसभा एवं राज्यसभा को कुछ विशेषाधिकार दिए गए हैं। क्या विशेषाधिकार है? प्रत्येक माह वेतन भत्ता दिया जाता है। हर एक को दिल्ली में रहने के लिए यथोचित जगह दी जाती है। संसद सदस्य भारत के किसी भी हिस्से में बिना किराया रेल के प्रथम श्रेणी में यात्रा कर सकते हैं। विधानसभाएं, राज्य की विधानसभा, जैसे केंद्र में संसद के 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा, हमने पढ़ा। वैसे ही राज्य में, कई राज्यों में जो सदन होते हैं वह 2 होते हैं, राज्य विधानसभाएं और विधान परिषद, लेकिन अधिकतर राज्यों में केवल विधानसभाएं ही होती हैं। तो राज्य विधानसभाओं की बात करते हैं तो हमारे देश में राज्यों के लिए राज्य की विधानमंडल कानून बनाते हैं, जिसका गठन भी संसद के समान ही है। फिर भी दोनों में कुछ अंतर है, जैसे लोकसभा के समान राज्य में विधानसभाएं हैं, लेकिन और राज्यसभा के समान विधान परिषद है। यही वह बात कह रहा है कि कुछ भारत में ऐसे राज्य हैं जहां पर संसद के जैसे ही लोकसभा और राज्यसभा,
वैसे ही विधानमंडल जो विधान कानून बनाते हैं, विधान बनाते हैं, उनमें कई राज्यों में 2 सभाएं हैं। जैसे लोकसभा को हम देख सकते हैं विधानसभा के रूप में और राज्यसभा को देख सकते हैं विधान परिषद के रूप में। भारत के सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है। लोकसभा की तरह राज्य विधानसभा राज्य की जनता का सदन है। इसके सदस्यों का चुनाव भी राज्य की जनता द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाता है। राज्य विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए, सदस्य नियुक्त होने के लिए व्यक्ति की उम्र भारत के नागरिक के रूप में होना चाहिए और उसकी उम्र 25 वर्ष पूरी कर लिया हो, वह व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। पागल दिवालिया ना हो, किसी सरकारी पद पर ना हो, ये सब बातें जो सामान्य बातें हैं वो रहती हैं। बात करते हैं तो विधान परिषदों का चुनाव अलग ढंग से होता है। इसके 1/3 सदस्यों का चुनाव विधानसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। 1/3 विधानसभा के सदस्य करते हैं। 1/3 राज्य की स्थानीय संस्थाओं जैसे नगर निगम, उसके बाद म्युनिसिपल कमेटी, जिला परिषद, कुछ विश्वविद्यालय के स्नातकों, कुछ शिक्षकों द्वारा चुने जाते हैं और शेष जो सदस्य होते हैं वह राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं। राज्यपाल द्वारा भी इसमें मनोनीत होते हैं, जो शेष बच जाते हैं। विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों की योग्यता लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की समान ही है, अर्थात विधानसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष की उम्र चाहिए, वहीं विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम 30 वर्ष की उम्र पूरी हो जानी चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए। ये जो सामान्य बातें हैं जो राज्यसभा और लोकसभा के लिए है, वैसे ही विधान परिषद और विधानसभा के लिए ही है। इस टॉपिक से आइए कुछ महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न होते हैं, तथ्य होते हैं, उनको हम आइए देख। विधान परिषद की, तो जो विधान परिषद है, पहले जानेंगे कि हमारे देश में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसमें सभी को मिला देंगे तो 36 है और 36 में केवल 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर विधान परिषद है। वह राज्य बार बार पूछा जाता है: यूपी, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। ये रही आज की हमारी कक्षा। इसमें आप घबराइएगा मत। जो हमने पढ़ा कि राज्यपाल के द्वारा जो विधान परिषद में सदस्य मनोनीत होते हैं, कितने कितने हिस्से होते हैं, अनुच्छेद कौन है, हमारी संसद में जो लोकसभा राज्यसभा है उनके लिए कौन कौन सा अनुच्छेद है, लोकसभा अध्यक्ष के लिए कौन सा अनुच्छेद है, इन सभी संवैधानिक अनुच्छेदों के बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन यह जो हमारी कक्षा है वह कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाली है, बेस कक्षा है, इसको नींव वाली कक्षा भी कह सकते हैं। इसको पढ़िए और अपने मस्तिष्क में एक विचार स्थापित करिए। उसके बाद सभी अनुच्छेदों को पढ़ेंगे, तब आपको और मजा आएगा और आसान हो जाएगा याद करना और समझना। यह रही हमारी कक्षा। अगली कक्षा के साथ पुनः उपस्थित होंगे, लेकिन उसके पहले अगर आप हमारे नए पाठक, नए दर्शक हैं तो कृपया चैनल से जुड़ें, इष्ट मित्रों तक शेयर करें और बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि हमारी जितनी वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सकें। पुनः नई कक्षा के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।